सबका हमारा नमस्कार। आप सबके अपने उम्मे एकेडमी चैनल में स्वागत है। हम सब यूपीएससी जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न सॉल्व करत रहन उम्मन एक पार्ट दोस्त ख़त्म हुई है। जोन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सब समाप्त हुई है। हमसे आइए अब सेकंड पार्ट कार्यपालिका के बारे में। आज हम लोग कार्यपालिका से क्वेश्चन जो बा वो का सॉल्व करब। तो पहले हम सब देख लेते कार्यपालिका के अंतर्गत आवत का क्या। देखा, संसद में तीन पार्ट है, कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका। सॉरी दोस्तों, संसद का पार्ट, न्यायपालिका अलग है, स्वतंत्र है। एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है और एक न्यायपालिका है। न्यायपालिका अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको निर्णय उसका देती है। विधायिका जो है विधि बनाती है और कार्यपालिका उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत 5 लोग आते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है मंत्रिपरिषद और पांचवा हो गया हमारा अटॉर्नी जनरल। ये 5 लोग आते हैं। फिर से देख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और अटॉर्नी जनरल। आज हम लोग जो राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में नंबर 1 विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य बराबर राज्य की जनसंख्या अपान राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 100। फिर दूसरा है जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य अपान संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। और थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता। तो दोस्तों पहले हम लोग जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एक निर्वाचक मंडल वाला होता है। उस निर्वाचन मंडल में जो चुनाव इनका होता है एक निर्वाचन मंडल वाला होता है। उस निर्वाचक मंडल में हमारे संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद बोले तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं इनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। मतलब कि सेंटर के निर्वाचित सदस्य और स्टेट की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और जो 2 यूटी हैं दिल्ली और पुदुचेरी इनके निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को 70वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो जब एक आर्टिकल जब आप 55 में जाएंगे तो वहाँ पर इनके निर्वाचन की रीत दी गई है। वहाँ पर निर्वाचन की रीत इनकी अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली है। उस आधार पर जब एक सदस्य का मत मूल्य निकालते हैं, जब एक सदस्यों का मत मूल्य स्टेट के लिए जब निकालते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर होता है कि जो राज्य की कुल जनसंख्या है, राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं और गुणे 1/1000 करते हैं। तो ये आ जाता है एक सदस्यों का मत मूल्य। लेकिन यहाँ पर दिया है 100, तो ये पहला दोस्तों गलत हो गया। और जब स्टेट का निकालते हैं, सेंटर का, जब संसद के जो सदस्य होते हैं उनका मत मूल्य निकालते हैं, तो राज्य के जो निर्वाचित सदस्य हैं उन सदस्यों का कुल मत मूल्य
मतलब अगर एक सदस्यों का मत का मूल्य आ गया तो कुल सदस्यों से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल सदस्यों का मत मूल्य आ गया, उसको जो संसद के कुल निर्वाचित सदस्य हैं उससे भाग जब दे देंगे तो एक संसद का सदस्य का मत मूल्य आ जाएगा। तो दूसरा हमारा सही हुआ, और लास्ट में तीसरा जो है दोस्तों ये गलत है, इसमें केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। और दूसरा है, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो दोस्तों जो पहला है, प्रत्येक जो निर्वाचन मंडल, हमने फिर अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि एक निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली प्लस पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। क्यों होता है? प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग अलग है और प्रत्येक राज्य में जो लोकसभा सीट है वो अलग अलग है। इसलिए जब इसको हम यहाँ पर नीचे सदस्य जो कुल जनसंख्या है, जब इनके निर्वाचित सदस्यों से भाग देंगे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होने के कारण जनसंख्या और विधानसभा में सदस्यों की संख्या अलग अलग होने के कारण इनका मतमूल्य अलग अलग होगा। और सेकंड हो गया, लोकसभा के सदस्यों के जो मतमूल्य होता है राज्यसभा के सदस्यों के मतमूल्य से अलग होता है। दोस्तों गलत है। जब किसी सदस्य का मतमूल्य निकाला जाएगा तो जो किसी विधानसभा का कुल मतमूल्य है उसको जो संसद के कुल सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, उससे भाग दिया जाएगा, जो आएगा वो उसका मतमूल्य होगा। ये अलग अलग नहीं होता, ये दोनों का समान होता है। तो मतलब इसमें केवल इसका केवल ये वाला ऑप्शन ठीक है। सेकंड, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह एक स्वयं प्रत्याशी होता है, बी उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, सेकंड राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, थर्ड है वह राज्य विधानमंडल के निम्न सदन का सदस्य हो। दोस्तों जब वो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का होगा, उच्च सदन बोले तो विधान परिषद, अगर वह विधान परिषद का सदस्य है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वह राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है उसका सदस्य नहीं होगा। जो निर्वाचन मंडल में शामिल होगा वही मत दे सकता है। और निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होते हैं? राज्य विधानसभा, जो राज्य का लोअर सदन होता है, निचला सदन विधानसभा, उसके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, इसलिए ये मत नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित कर प्राप्त कर भागफल को 1000 से गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य है कि वर्ष की जनगणना यथा अनिश्चित जनसंख्या से है। 1991 की जनगणना, 1981 की जनगणना, 1971 की जनगणना और 1961 की जनगणना। ये दोस्तों है 1971 की जनगणना। जो इनके मतों का मूल्य निकाला जाता है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पे निकाला जाता है, उसके बाद की जनसंख्या पे नहीं। और ये चलेगा कब तक? ऐसे 2026 तक चलेगा। 84वें संविधान संशोधन द्वारा इस जनसंख्या को 2026 तक के लिए निश्चित कर दिया गया है। अगर अब नया होगा, नई जनसंख्या के आधार पर होगा तो हर स्टेट की जनसंख्या अलग अलग है और उनमें जो सीटें हैं पहले सीटों को ही बढ़ाना पड़ेगा। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के उम्मीदवार
के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष की आयु हो, पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। यहां पर पढ़ा लिखा का जिक्र नहीं है दोस्तों। बी वाला ऑप्शन, इसमें पूछा कौन नहीं है तो बी वाला ऑप्शन गलत है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान देना, इसमें अगर कूट होता तो ये बी वाला भी गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें राष्ट्रपति के उम्मीदवार में पहला है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। सेकंड है कि भारत का नागरिक हो, और थर्ड पॉइंट इसमें है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य, यहां पर संसद लिखा गया है, वहां पर है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसलिए अगर कूट में होता तो ये दोनों सही हो जाता दोस्तों, ये भी उसमें गलत करना पड़ता हमको। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत पुराना 1992 का क्वेश्चन है, लेकिन अगर अब आएगा कूट के आधार पर तो दोस्तों गलत होगा। यहां होगा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए। थर्ड है, 6वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकते हैं लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसका होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति बिना देरी किए हुए ले जाके इसे लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग तो है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। अब इसमें दोस्तों है विधानसभा। जो महाभियोग है, महाभियोग का जिक्र दोस्तों, महाभियोग का जिक्र आर्टिकल 61 में किया गया है। इसको देख लीजिए ध्यान से, आर्टिकल 61 में किया गया है। आर्टिकल 61 में किया गया है। और जो निर्वाचन मंडल होता है, जब इनका चुनाव होता है, उसमें लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सब शामिल होते हैं। लेकिन जब महाभियोग प्रक्रिया होती है तो उसमें केवल लोकसभा और विधानसभा के सभी सदस्य होते हैं। लोकसभा और विधानसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। इसमें जो राज्य विधानसभा होती है, इसके सदस्य नहीं शामिल होते महाभियोग की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 39वें संविधान संशोधन, 40 संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान। ये दोस्तों है 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। इसके तहत राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। जब पुनर्विचार के बाद वापस आए तो राष्ट्रपति को इस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। 9वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपना वीटो का प्रयोग किया था, जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, ये है हिंदू कोड बिल, बी है पेप्सी विनियोग विधेयक, सी है डाकघर विधेयक और डी है दहेज विधेयक। इसमें है दोस्तों सी डाकघर विधेयक। इसमें आर्टिकल 111 के बारे में इनके वीटो पावर का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 111 के बारे में इनके वीटो पावर का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे उपराष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अध्यादेश आर्टिकल 121, आर्टिकल 142, आर्टिकल 123 और आर्टिकल 124। ये है दोस्तों आर्टिकल 123। जो अध्यादेश, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल 123 में है। और यहीं पर उपराष्ट्रपति का भी देख लीजिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कहां पर है? उपराष्ट्रपति का है आर्टिकल 213
203 में, 213 में केवल आगे के जो 1 और 2 हैं इसको पलट दीजिए, 2 और 3, ये 2 और 1 तो 2 1 हो जाएगा। 12 को अगर जो आगे 1 2 है इसको पलट देंगे तो 21 हो जाएगा, 213 में है, 213 में। उपराष्ट्रपति नहीं दोस्तों, राज्यपाल। उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल हमारा 213 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? योजना आयोग के अध्यक्ष, यहां पर दोस्तों होना चाहिए ना वित्त आयोग के अध्यक्ष। यहां पर होना चाहिए ए में वित्त आयोग है दोस्तों, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इसमें जो वित्त आयोग के उपाध्यक्ष इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 280 में, और राज्य के संघ राज्य क्षेत्रों के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो मतलब 1 3 जो है इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों ठीक होगा। डी लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए। वह किसको संसद के पटल पर रखवाता है? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो दोस्तों जो लोक लेखा है ये डायरेक्ट अपना उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, जो अध्यक्ष होता है उसको सौंपते हैं। इसमें संघ जो वित्त आयोग है ये सेकंड है लोक लेखा समिति, और थर्ड है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये 3 जो होते हैं इसकी जो रिपोर्ट होती है राष्ट्रपति को सौंपते हैं लोग। राष्ट्रपति जो है इसको ले जाके संसद के पटल पर रखता है। इसका सी वाला ऑप्शन ठीक है दोस्तों। एक और कोड आज आप लोग याद कर लीजिए, जो मराठा थे, अंग्रेज और मराठा के बीच 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 75 से 80 के बीच, इतिहास का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए कहीं पूछा जाएगा। प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1775 से 1780 के बीच। 1775 से 80 के बीच हुए दोस्तों। इसके बीच 3 संधि हुई। पहला हुआ सूरत की संधि 75 में, 1775 में। दूसरा हुआ पुरंदर की संधि 1776 में। तीसरा हुआ बड़गांव की संधि, ये हुआ 1779 ईस्वी में। और लास्ट हुआ था सालाबाई की संधि, ये हुआ था 82 में, 1782 ईस्वी में। 4 संधि हुई। सूरत की संधि 75 में, पुरंदर की संधि 76 ईस्वी में, बड़गांव की संधि 1789 ईस्वी में, और सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। इसका दोस्तों कोड क्या है? इसका कोड ये है कि सूरत देखने पुरंदर गया और बड़ा भाई मिला, साला बन गया। आपने किसी लड़की से मोहब्बत की थी, आप उसको देखने गए, उसका सूरत देखने गए उसके घर शादी के लिए। अब मोहब्बत थी, घर वाले को थोड़ी नहीं पता है, घर पर देखने गए आप। तो जब सूरत देखने आप उसके पुरंदर गए, उसके घर गए, तो वहाँ बड़ा भाई उसका मिला और आपका साला बन गया। बात तो पहले से थी, ठीक थी कि शादी इसी से करना, मिला बड़ा भाई मिला और साला बन गया दोस्तों। तो ये कोड हुआ, सूरत देखने पुरंदर गया, बड़ा भाई मिला, साला बन गया। बस दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू, जय हिंद।